जी देखिए, यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी प्रकाश की, पेपर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर का नाम है व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण में मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? कला संबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत बता दिए थे। उसके बाद में तरंगाग्रों के प्रकार बता दिए थे, तरंगाग्र बता दिए थे। आज बात करते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? परिभाषा, दो या दो से अधिक तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे अधिक समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य, मतलब जिनकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान है, समान आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य की तरंगें एक साथ माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर, तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। किन्हीं बिंदुओं पर तो तीव्रता अधिकतम होती है और किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस प्रकार माध्यम में प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण, प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण असमान वितरण ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकाश की व्यतिकरण घटना कहलाती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की और समान तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या है? दोनों की समान है, की तरंगें एक साथ किसी माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम। तो तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम किस आधार पे होगी? जैसे देखिए, एक तरंग इस तरीके से है, ठीक है, दूसरी तरंग इसी तरीके से आती है, जैसे इसी के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो उसके इसमें क्या होगा? तीव्रता अधिकतम होगी। लेकिन यदि एक तरंग इस तरीके से है और दूसरी तरंग इस तरीके से है, तो तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी। मतलब जब उसके सुरंग पर ही सुरंग आपतित हो और गर्त पर गर्त हो, तो तीव्रता क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब जब तरंग के सुरंग पर दूसरी तरंग का गर्त और दूसरी तरंग के गर्त पर पहली तरंग का सुरंग, तो इस कंडीशन में क्या होगी? तीव्रता मिनिमम होगी, है ना। तो इस चीज को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। जब तीव्रता का मान अधिकतम होता है तब वो क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण। और जब तीव्रता का मान मतलब मिनिमम होता है, उसका मतलब क्या है? विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम और किन्हीं पर मैक्सिमम कैसे होगी? इस तरीके से। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता का यह असमान वितरण ही क्या कहलाता है? व्यतिकरण की घटना कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका संपोषी व्यतिकरण और ये विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो अब इसी में अब एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। व्यतिकरण की घटना को आप अध्यारोपण सिद्धांत से समझ सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है?
अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में एक साथ संचरित होकर किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, किसी एक बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, उस बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। संपूर्ण विक्षोभ सभी तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे देखिए मैंने अध्यारोपण सिद्धांत में क्या होता है कि सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ स्वतंत्र रूप से सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के सदिश योग के बराबर होता है। ये तो अध्यारोपण सिद्धांत आप जानते हैं, इसी तरीके से लिखा जाता है। अब विक्षोभ का मतलब क्या है? विक्षोभ को वैसे यदि इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस। जैसे देखिए कोई तरंग है, इस तरीके से इस बिंदु P पर पहुंचती है, ठीक है, दूसरी तरंग भी इस बिंदु P पर पहुंचती है। तो लिखा है जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में एक साथ संचरित होकर किसी बिंदु P पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। मतलब कैसे? जैसे माध्यम है, माध्यम में क्या है, बहुत सारे अणु परमाणु हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आंखों से, ठीक है, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे अणु परमाणु होंगे। तरंग क्या है, एक तरीके से कंपन है, ठीक है। तो ये तरंग जब इस बिंदु P पर पहुंचेगी तो यहाँ पर माध्यम के कण जो होंगे उनको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। दूसरी तरंग भी क्या करेगी, उस बिंदु P पर स्थित माध्यम के कणों को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ संचरित होकर किसी बिंदु P पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। संपूर्ण विक्षोभ सभी तरंगों के कारण उत्पन्न स्वतंत्र रूप से विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे विक्षोभ को हम E से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। पहली तरंग के द्वारा विक्षोभ है E1, दूसरी तरंग के कारण है E2। अब हम यहाँ पर दो ले रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तीसरी तरंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बोला है मैंने दो या दो से अधिक, ठीक है। तो सभी के द्वारा उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होती है। अर्थात हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि संपूर्ण विक्षोभ यदि हम E से प्रदर्शित करते हैं तो सभी तरंगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर। तो E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अध्यारोपण सिद्धांत आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए सभी तरंगें एक ही दिशा में गति कर रही हैं, ठीक है, एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। एक ही दिशा में गति के लिए आप लिख सकते हैं बीजगणितीय स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरंगें एक ही दिशा में गति कर रही हैं।
ठीक है, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरीके है। बीजगणितीय लिख दिया ना अभी मैंने, क्योंकि अब ये मान लिया कि सभी तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम, बीजगणितीय योग के बराबर होती है। लिख लिया अध्यारोपण सिद्धांत। अब हम व्यतिकरण की घटना के लिए निकालेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। लेके चलेंगे दो तरंग, ठीक है, सिर्फ दो तरंगे लेके चलेंगे और किसी बिंदु पर वो P पर पहुंचती हैं, माध्यम के किसी बिंदु P पर दो तरंगे पहुंचती हैं और उन तरंगों की क्या लिया हमने, आवृत्ति समान ले ली, तरंग दैर्ध्य भी समान ले ली और आयाम दोनों की अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो तरंगे जब बिंदु P पर पहुंचेंगी तो हम संपूर्ण विक्षोभ को क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि आप यहाँ पर दो ही तरंगे ले रहे हैं। ठीक है, माना दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 से उत्सर्जित दो तरंगे, S1 व S2 से उत्सर्जित दो तरंगे ले ली। ठीक है, दो तरंगे जिनके आयाम क्रमशः हमने मान लिए दोनों तरंगों के E01 व E02 हैं। दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति समान है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या है, समान है। आयाम दोनों के अलग अलग हैं, E01 व E02। ठीक है, साथ ही इनकी प्रारंभिक कलाएं मान लीजिए phi1 व phi2 हैं। ये तरंगें एक साथ उत्सर्जित होकर बिंदु P पर, माध्यम के किसी बिंदु P पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। तो अध्यारोपण सिद्धांत से आप क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E इक्वल टू क्या लिख लेंगे, E1 प्लस E2। यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है S1, ये प्रकाश स्रोत है S2। ठीक है, S1 S2 दो प्रकाश स्रोत हैं, इससे दोनों से प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होंगी, बिंदु P पर पहुंचती हैं। दोनों की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य समान है और आयाम दोनों के अलग अलग है। इसका E01 है और इसका E02 है। तो अध्यारोपण से सिद्धांत से बिंदु P पर क्या उत्पन्न करेंगी, विक्षोभ उत्पन्न करेंगी। तो उनके बीजगणितीय योग से संपूर्ण विक्षोभ क्या होगा, दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न विक्षोभों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, उत्सर्जित होकर यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए x1 x2 दूरी पर। ठीक है, इस स्रोत से इसकी दूरी पास में है ना, ये तो ये x1 दूरी मान लीजिए और ये x2 दूरी, x1 व x2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर पहुंचते हैं। अब ये तरंगे हैं, तरंगों को हम हार्मोनिक फलन के रूप में लिख सकते हैं ना, साइन या कॉस किसी भी रूप में लिख सकते हैं। बता दूं,
यहाँ E1 क्या है, प्रारंभिक तरंग के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ। E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका आयाम है E01, क्योंकि तरंग को कैसे लिख सकते हैं आप, A साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिखते हैं, एक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहां पर आयाम कितना है, E01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 दूरी पर है, और कलांतर कितना है, फाई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरंग के लिए क्या लिख सकते हैं, आयाम कितना है, E02 साइन, आवृत्ति दोनों की समान है तो ओमेगा टी आएगा, माइनस के कितनी दूरी पर है इससे, x2 दूरी पर, कलांतर कितना है, पाई 2, ठीक है। यहां देखिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी, या फिर बोल सकते हैं ओमेगा 2 पाई एन। आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होता है, आवृत्ति, ठीक है। तो ये होता है, और के क्या होता है यहाँ पर, संचरण नियतांक, और फाई 1 फाई 2 आपको पता ही है क्या है, कलाप। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इसका मतलब E इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस E2 लिखना है, E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा, E01 साइन के x1 सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाई 1 प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाई 2, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि मैं माइनस को बाहर कॉमन लेती हूँ, एक स्टेप और लिखूँ या फिर यहीं पे एडजस्ट कर दूँ इसको, अंदर माइनस हो जाएगा, यदि मैं बाहर ब्रैकेट लगाती हूँ तो माइनस के x1 माइनस फाई 1, तो माइनस माइनस करके प्लस, चलो एक स्टेप और लिख लो, E इक्वल टू हो जाएगा E01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस फाई 1, ठीक है, और प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस, यदि बाहर कॉमन लेते हैं तो के x2 माइनस फाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन a माइनस बी, और यहाँ पर भी साइन a माइनस बी, a माइनस बी फॉर्म बन रहा है, और यहाँ पर भी a माइनस बी, ठीक है। साइन a माइनस बी, ये पूरा क्या हो जाएगा b। इस तरीके से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर लगाना है यही फॉर्मूला, एक बार यहाँ लगाना है, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, E इक्वल्स टू E01 साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस के x1 माइनस फाई 1, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन के x1 माइनस फाई 1, प्लस वहाँ दिखेगा नहीं,
प्लस E02 फिर से साइन ए cos kx2 माइनस फाई 2 माइनस cos a साइन kx2 माइनस फाई 2, साइन ए cos b प्लस cos a माइनस cos a साइन b। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए एक बार, इसमें साइन ओमेगा टी आ जाएगा, इसमें कॉस ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू कितना होगा, साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा E01 कॉस kx1 माइनस फाई 1 और प्लस E02 कॉस kx2 माइनस फाई 2। ठीक है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, कॉस ओमेगा टी यदि कॉमन लेंगे तो क्या आएगा E01 साइन kx1 माइनस फाई 1 और माइनस साइन ओमेगा टी कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा E02 साइन kx2 माइनस फाई 2। देखो यहां तक तो सबको समझ में आ रहा था, दोनों को E1 प्लस E2 लिखा था, उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसके बाद इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया है और इन दोनों में से माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी लेंगे तो ये दोनों बचेंगे अंदर, साइन ओमेगा टी लेंगे तो ये दोनों, E01 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां पर E01 cos kx1 माइनस फाई 1 प्लस E02 cos kx2 माइनस फाई 2 तथा a sin थीटा इज इक्वल टू E01 sin kx1 माइनस फाई 1 प्लस E02 cos kx2 माइनस फाई 2। देखिए समीकरण नंबर 2 तक लिख लिया था, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए और ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण ये जो मान है 4 से 3 में रखने पर, देखिए इस पूरी टर्म को मान लिया है cos थीटा, दोनों cos cos की टर्म है ना, इसको cos थीटा मान लिया है और इसको sin sin वाली को a sin थीटा। ठीक है, अब a क्या है यहाँ पर और थीटा क्या है, a क्या हो जाएगा, जो E01 और E02 क्या है, दोनों तरंगों के आयाम हैं, उन दोनों तरंगों का परिणामी आयाम a हो गया और कलांतर क्या है फाई 1 और फाई 2, परिणामी कलांतर यहाँ पर थीटा। ठीक है, इस तरीके से अब ये मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, इसकी जगह पर क्या लिखा है a cos थीटा, तो a cos थीटा प्लस माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस cos ओमेगा टी और इस टर्म की जगह पर क्या लिखना है a sin थीटा। अब देखिए दोनों में a तो अपना क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। समीकरण नंबर 5। समीकरण 5
क्या कुछ दिक्कत आई, नहीं आया समझ में? इसको मैंने साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको मैंने लिख दिया साइन ए माइनस बी। ठीक है, समीकरण 5, दोनों तरंगों के कारण दोनों तरंगों के अध्यारोपण से दोनों तरंगों के अध्यारोपण से क्या ए समीकरण 4 में, हाँ ये दोनों साइन साइन है, सही है। ठीक है, दोनों साइन साइन है, इसमें दोनों कॉस कॉस है। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग को निरूपित करती हैं। ठीक है, तो ये समीकरण जो है E=E1 + E2 लिखा था ना, तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग को निरूपित करती है, जिसका आयाम कितना है, a है, और कला कोण कितना है, थीटा, जिसका आयाम a व कला कोण थीटा है। ठीक है, इसके बाद रिजॉइन करो।